हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। इस कोर्स में हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ेंगे साइंस, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साइंस के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा साइंस को समझते हुए विज्ञान क्या है और उसके कैसे क्या सिलेबस है उसका और उसके कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आज की क्लास में अभी हम इतना देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि देखो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो और चाहे अदर स्टेट कोई भी हो, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी, सभी में साइंस के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब जो हमारे स्टूडेंट नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने साइंस को हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ होता है, उनके लिए वो टफ हो जाते हैं या वो उन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं दे पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। ये जो कोर्स आपके सामने आ रहा है, इस कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि चैप्टर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, यानी एग्ज़ाम का जो तरीका है, जो भी स्टेट है वो इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, संभावना कहाँ से बनती है। तो चैप्टर को समझते हुए उसमें क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, इस पर फोकस किया जाएगा और क्वेश्चन किस तरीके का बन रहा है। एक बात अगर आपको समझ में आए तो अच्छे से समझिएगा कि एक क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है जेपीएससी में, वही पूछा जा रहा है यूपीएससी में, वही पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस में, लेकिन कई बार क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज होता है। खासकर स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर तरीका चेंज हो जाता है। एसएससी में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, वही स्टेट में पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में और वही यूपीएससी के एग्ज़ाम में, लेकिन तीनों जगह क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इस पे भी हमें काम करना चाहिए। तो दो चीज़ों पर ध्यान देना है, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ चैप्टर में से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और क्वेश्चन किस लैंग्वेज में किस तरीके से पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है और वो है ऑप्शंस को चेंज करके भी क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, आखिर क्यों साइंस इतना महत्वपूर्ण है। तो व्हाट इज़ साइंस, अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज़ साइंस, तो आप ये कहेंगे, जो लोगों ने पढ़ा है, वी प्लस ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, नॉलेज विद सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो नॉलेज हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि विज्ञान का मतलब है मोटे मोटे सिद्धांत, मोटी मोटी किताबें, विज्ञान का मतलब है बहुत डीप जाके समझना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो भैया हमारे बस की है ही नहीं, है ना। बायोलॉजी में मोटी मोटी टर्म्स आती हैं, वो कभी याद होती ही नहीं, चलो ऐसे ही काम चला लेंगे। नहीं, आज हम यहाँ विज्ञान को समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे बच्चों। देखो, आपने हमेशा पेड़ से पत्ते गिरते हुए देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं, सब बच्चों ने देखे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्या ये विज्ञान नहीं है? क्या इसमें विज्ञान नहीं है? पेड़ से अगर पत्ते गिर रहे हैं तो वो नीचे ही क्यों गिर रहे हैं? भाई, ये न्यूटन ने पता लगाया था कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो उसने नियम दे दिए, न्यूटन के नियम दे दिए अपने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स पर नियम दिए गए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये न्यूटन ने बनाया था, ये तो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। नेचर में ऑलरेडी साइंस है। बेसिकली साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? तो साइंस अगर कहा जाए तो साइंस नेचर की ही स्टडी है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, नीचे ही क्यों गिर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, विज्ञान है, ठीक है। हवा चल रही है तो पत्ते हिल रहे हैं, तो हवा क्या है? तो वो भी तो विज्ञान है ना। अब अगर हम बात करें, नदियाँ बह रही हैं, पानी बह रहा है, तो ये भी तो विज्ञान है। पानी की अगर बात करें H2O, तो उसको H2O को हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी नेचर में है।
वो भी विज्ञान है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो साइंस है वो स्टडी ऑफ नेचर है, मतलब विज्ञान तो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, हमें सिर्फ उन नियमों को फाइंड आउट करना होता है, हमें जानना होता है ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसीलिए जिज्ञासा ही विज्ञान विज्ञान जानने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। किसी नेचर को, अगर आपको नेचर को जानने की जिज्ञासा है, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये पानी बह क्यों रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है, पानी बह रहा है, पत्थर क्यों नहीं बहता है, हवा क्यों मंद बह रही है, ठंडी हवा क्यों लग रही है, गर्म हवा क्यों लग रही है, इस सब का सब जो है वो विज्ञान है। रोज हम विज्ञान को ही खाते हैं, विज्ञान को ही पहनते हैं, विज्ञान को ही ओढ़ते हैं, विज्ञान में ही हम जीते हैं। अगर हम दही का कटोरा देखते हैं तो वो भी तो विज्ञान है, बताओ विज्ञान है या नहीं है। आप दूध का कटोरा लेते हैं और दूध के कटोरे में जैसे ही हम थोड़ा सा जमावन डाल देते हैं, थोड़ा सा मट्ठा डाल देते हैं, उसको 2-3-4 घंटे रख देते हैं, और वो अगर गर्मी में रख दिया जाए, तेज गर्म जगह पर रख दिया जाए, तो वो दूध जल्दी जमता है। लेकिन अगर उसी दूध को हम ठंडी जगह में रख दें तो वो क्या हो जाता है, तो वो नहीं जमता है। छोटी सी, अगर आपने कभी सोचा हो, छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार की हम छोटे थे, मेरे भाई बहन हम लोग छोटे थे, मम्मी ने मेरे भाई को बोला बेटा दूध दही जमाने के लिए रख देना है ना। तो ऐसे ही बोल दिया नॉर्मली, क्योंकि भाई बहन सभी को काम बोले जाते हैं। मेरे भाई ने दूध उठाया और फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो मम्मी को बोला मम्मी दही जम गया होगा। कहाँ, फ्रिज में रख देने से, फ्रिज में रखने से दही नहीं जमता। हमें पता है दही को जमाने के लिए दूध में हमें थोड़ा सा खट्टा डालना पड़ता है, तब दही जमता है। ये विज्ञान है या नहीं है? दूध से दही का जमना विज्ञान ही है। दूध के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया ये काम करते हैं और इसके लिए टेम्परेचर मस्ट है। तो ये है प्रिंसिपल किसको, दही को जमाने का, है ना। तो अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान कहीं से बनाया नहीं गया है, ये विज्ञान किसी साइंटिस्ट ने बना के हमें नहीं दिया है। ये सिद्धांत जो हैं कि ये सिद्धांत फाइंड आउट किए गए हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, विज्ञान के साथ ही हम जी रहे हैं, विज्ञान के साथ ही हम ये पूरी लाइफ को, अपनी पूरी दिनचर्या को चलाते हैं। तो इसलिए विज्ञान में ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है। व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। साइंस जो है वो नेचर की स्टडी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब हम बात करते हैं साइंस की किसके लिए, कंपटीशन लेवल के लिए, तो वहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना कि सब कुछ पढ़ लें। इसी विज्ञान को पढ़ने के बाद बहुत से लोग फिजिक्स में साइंटिस्ट बन जाते हैं, बहुत से लोग इंजीनियर बनते हैं, बहुत से लोग डॉक्टर बनते हैं, बहुत से लोग नर्स और कंपाउंडर भी बनते हैं, और बहुत से लोग कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो हर एग्ज़ाम में जो साइंस है वो कहाँ से और कितनी पूछी जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं साइंस की, तो उसका सिलेबस क्या होगा इस पे मैं बात करूंगी पहले। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज समझाऊंगी, ठीक। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बच्चों इसको ऐसे समझेंगे, विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान दो तरीके का भी हो सकता है। एक किसका, सामाजिक विज्ञान हो सकता है। भाई आपने देखा होगा कि होम साइंस भी है। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस भी है। अगर हम कहें तो पॉलिटिकल साइंस भी है, उनके साथ भी साइंस लगा हुआ है। तो मैंने आपको विज्ञान की परिभाषा बताई कि विज्ञान की परिभाषा है सुव्यवस्थित ज्ञान। तो होम साइंस अगर है तो वो गृह विज्ञान है, तो वो सब किस में आ जाता है, सामाजिक विज्ञान में। लेकिन जो हम अपने यहाँ पर ये जो मैं क्लास मैं जो आपके ले रही हूँ वो सामाजिक विज्ञान की क्लास ना लेके मैं आपकी साइंस की, जनरल साइंस की क्लास ले रही हूँ यहाँ पे, जो सिलेबस बताया जा रहा है। तो ये किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ नेचर। ये नेचर की स्टडी है, प्रकृति की स्टडी है। तो इस स्टडी को करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में किस में डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट पढ़ते हैं अपने कंपटीशन के लेवल्स पे। तो एक हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, और तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ठीक।
अब अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जब कंपटीशन लेवल पे हम तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर हमारे कुछ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या हमारे कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम ब्रांचेस में ऐड कर लेंगे। बेसिकली तो हमारे 3 ही यहाँ पर क्या है, सेक्शन है हमारी साइंस, विज्ञान। विज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी। तो ये जो नेचर की स्टडी हमें करनी है वो 3 पार्ट हैं हमारे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों को अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हमें तीनों पढ़ने पड़ते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बात अलग है कि वहां पर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कौन से आएंगे, कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो कितने चैप्टर से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। ये ज्ञान अभी आगे जब क्लास शुरू होगी एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तब जाएंगे। तो बच्चों कुछ लोग हो सकता है कि ना समझ रहे हो कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। यहाँ पर हम लिविंग बीइंग को स्टडी करते हैं, जीवधारियों को, लिविंग बीइंग को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स को स्टडी करेंगे। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वर्ड बना है कीमिया से। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो है पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर, सब्सटेंस। पदार्थ को हम इंग्लिश में सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है, पदार्थ, मैटर। अब वो सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जो मुख्य हैं, वो हैं तरल, द्रव, गैस और ठोस। प्लाज्मा भी एक अवस्था है लेकिन वो आगे चलकर, ठीक है। तो जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सब्सटेंस को पढ़ेंगे। सब्सटेंस मतलब मैटर को पढ़ेंगे। मैटर का मतलब है कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट भी पढ़ते हैं, धातुएं पढ़ते हैं, अधातुएं पढ़ते हैं। तो वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए पूरी केमिस्ट्री रट जाओ, है ना। कहा जाता है ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद की और सुबह सफा। तो ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है और वहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये आपको मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से। जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, अगर याद आ रही हो तो, अभी देखी थी ना पिक्चर। तो जो अभी हमने पिक्चर देखी थी उस पिक्चर में क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्लांट से पत्ते गिर रहे हैं। लीफ कहाँ है, नीचे है, नीचे गिर रही है। अब प्लांट क्या है, अगर प्लांट को स्टडी करना है तो बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है, बॉटनी। लेकिन प्लांट से पत्ता नीचे गिर रहा है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पत्ता नीचे गिर रहा है और पत्ता सूख कर जो झड़ रहा है, ये भी बायोलॉजी का हो गया। तो पूरी की पूरी जो नेचर है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला हुआ है, ठीक है। तो सब मिला हुआ है। तो ये चीज़ आज के क्लास में समझा रही हूँ क्योंकि साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि एक भूमिका बन जाए कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, हम उसको अलग करके ना देखें। आज तक आपको सबने ऐसे ही पढ़ाया होगा, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग। बट हम जो मुझसे पढ़ोगे तो मुझसे पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा, आपको दिखाई देगा ये तो सब एक ही है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर प्लांट से पत्ता नीचे गिर रहा है तो प्लांट जो है वो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, और पत्ता जो नीचे गिर रहा है, वो जो नीचे गिरने की क्रिया है वो फिजिक्स हो गया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है ना। तो अब वो सूख गया, उसमें पानी खत्म हो गया है, तो पानी की बात आ गई तो केमिस्ट्री हो गया है, H2O, ठीक। तो इसी तरीके से मजे मजे में हम पढ़ाई करेंगे। और अब हम देखते हैं 3 जो मैंने आपको सेगमेंट दिखाया, 3 ब्रांचेस। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी ही शुरू करूँगी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस में, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइफ साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है। अब अगर आपसे कहूँ तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो ये जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हुई हैं, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हम पढ़ते भी हैं। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ बायोलॉजी। मैंने अभी आपको बायोलॉजी का मतलब नहीं बताया, हम बायोलॉजी की पहली क्लास जो है उसमें हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब है, बायो का मतलब है लिविंग बीइंग, बायो का मतलब क्या है, लिविंग बीइंग। ठीक, लॉजी मतलब क्या है, स्टडी, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, लिविंग बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, मतलब जीवधारियों की स्टडी, जीवधारी, जीव जिसमें जीवन है, और जीवन किस में है, जीवन किस में है, जीवन प्लांट में है, जीवन एनिमल्स में है, ह्यूमन बीइंग्स में जीवन है, जो भी सांस ले रहा है उसमें जीवन है। तो किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, लिविंग बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें क्या है, जो रेस्पिरेट करता है, रेस्पिरेट का मतलब है जो श्वसन करता है उसमें जीवन है, जो श्वसन करता है उसमें जीवन है, और उसमें जीवन है उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में बॉटनी, अगर हम प्लांट को स्टडी करते हैं तो हो जाता है बॉटनी, बॉटनी मतलब प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, जब हम किसी लिविंग को स्टडी कर रहे हैं तो जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जब हम किसी एनिमल को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं जूलॉजी। इस बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, लिविंग बीइंग को जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी ब्रांचेस कितनी हैं बायोलॉजी की, पहले हम इस बात को समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिविंग बीइंग जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कांट बी सीन बाय नेकेड आई, उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको केवल आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, बायो, ये ब्रांचेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम बायोलॉजी सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से हम जुड़ते चले जाएंगे, वहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। तो खासकर जेपीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे आएगा ही आएगा, है ना। तो इसलिए समझा रही हूँ कि अभी इन ब्रांचेस में स्पेसिफिक स्टडी की जाती है। बायोलॉजी का मतलब तो पूरा का पूरा जीवों का अध्ययन हो गया, लेकिन जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हम किसको स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक हम वहाँ पर टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी किसके साथ है, टेक्नोलॉजी किसके साथ है, बायोलॉजी के साथ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निक के साथ बायो। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे, तो अगर मैं आपसे कहूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विद टेक्निक होता है। डीएनए किसका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, डीएनए हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, लेकिन अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर रहे हैं तो बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ेंगी, तो वो जब टेक्निक बायोलॉजी से जुड़ गई तो बायोटेक्नोलॉजी। जैसे क्लोनिंग, या फिर जैसे हम बात करें आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया पात्र निषेचन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जब एक निषेचन क्रिया, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, ओवम और स्पर्म को किसी ह्यूमन बॉडी के बाहर निषेचित किया जाता है, उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये टेक्निक के साथ हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। जो भी काम टेक्निक के साथ होगा वो है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया, ठीक। तो बायोलॉजी जब टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होती है तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, तो स्पेशली यहाँ पर बैक्टीरिया को ही स्टडी किया जाता है।
जब बात करते हैं बॉटनी की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लांट को स्टडी किया जाता है। साइटोलॉजी, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत खास ब्रांचेस को रखा है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावनाएं होती हैं। ये आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे स्टडी ऑफ सेल, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, या फिर माइकोलॉजी, या फिर साइटोलॉजी, ठीक, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। अब आप ये कहेंगे कि मैम एक कोशिका के लिए पूरा का पूरा एक ब्रांच बना दी गई है। हाँ भाई बिल्कुल, एक कोशिका के लिए एक पूरी ब्रांच बना दी गई है। कैसे? क्योंकि सेल कोई छोटी मोटी स्ट्रक्चर नहीं है। छोटी मोटी स्ट्रक्चर से मतलब ये मत समझिएगा कि वो बहुत कमरे जितनी बड़ी कोई स्ट्रक्चर है तो वो छोटी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, बट सेल अपने आप में जस्ट लाइक ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की तरह से है, और उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे अध्ययन के लिए बहुत सारी वहाँ पर जो है संभावनाएं हैं। तो एक सेल को जब स्टडी किया जाता है, एक कोशिका को जब स्टडी किया जाता है, तो ये जो एक सेल है, वो चाहे सेल कोई भी हो, वो प्लांट की सेल हो, एनिमल की सेल हो, या किसी ह्यूमन बीइंग की सेल हो, तो जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो इसके लिए एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्लियर हुआ? साइटोलॉजी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, साइटोलॉजी के बाद आता है इकोलॉजी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इकोलॉजी, इकोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना। और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी कनेक्ट है बायोलॉजी और ज्योग्राफी, दोनों से कनेक्शन है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या हुआ? पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी विज्ञान। रब नहीं हो रहा है, पारिस्थितिकी विज्ञान, इसको ऐसे समझते हैं जब हम बात करते हैं किसकी? इकोलॉजी की। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम बायोलॉजी में एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, बायोलॉजी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की स्टडी है। बट इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का मतलब है जो भी लिविंग है, लिविंग, बहुत इजी वे में समझा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी तो मैंने सिलेबस भी नहीं बताया, ये तो इंट्रोडक्शन है। जो भी लिविंग बीइंग है, उस लिविंग बीइंग का उसके एनवायरनमेंट से संबंध, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट से संबंध, उसके वातावरण से संबंध होगा। जो उसका वातावरण होगा, भाई जो भी लिविंग बीइंग है वो सांस भी लेता है, CO2 भी छोड़ता है, सनलाइट भी लेता है, तो उसका उसके एनवायरनमेंट से संबंध है या नहीं है? तो लिविंग बीइंग का आपस में रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो उनका आपस में रिलेशन है, और उनका उनके एनवायरनमेंट से संबंध, उनका उनके वातावरण से संबंध, ठीक है। लिविंग बीइंग आपस में कैसे रह रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, और उनका उनके एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, ये सब का सब हम स्टडी करते हैं किसमें? इकोलॉजी में। इकोलॉजी में तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, तो वातावरण तो ज्योग्राफी का हो गया, है ना, ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, और लिविंग बीइंग हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक तरह से इकोलॉजी कहाँ से निकल के आता है? ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बीच से निकल के आ रहा है ये, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को और लिविंग बीइंग को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उनके संबंध को दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है उनकी। क्लियर हो गई ये बात? उनके रिलेशन को दिखाता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, जो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम आ जाते हैं एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट हैं उनकी स्टडी को कहते हैं एंटेमोलॉजी, ठीक है। इवोल्यूशन है विकास। अब बच्चों आप ये कहोगे भाई इवोल्यूशन को मैम अलग से क्यों रखा गया?
इवोल्यूशन को इसलिए एक ब्रांच बना दिया गया है कि जिस तरीके से इस धरती पर क्या हुआ है, जीवन की शुरुआत हुई है, वो कोई अचानक नहीं हुई है और वो कोई 1-2 बरस में नहीं हुई है। जीवन की शुरुआत, जीवन की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे जीवों का विकास, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो करोड़ों वर्षों में हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो जीव थे वो कैसे थे? सबसे पहले जीव थे वो जल में थे और वो कैसे थे? सिंगल सेल एनिमल थे। धीरे 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 मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव आए, मतलब हम मनुष्य इतनी आसानी से नहीं बने हैं। मनुष्य जाति का विकास बहुत सारे लंबे समय के बाद, बहुत कठिन प्रयासों के बाद, बहुत कठिन दौर से गुजरने के बाद, बहुत सारे इवोल्यूशन के बाद हुआ है। इसलिए मनुष्य क्या है? अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस नेचर ने उसको धीरे 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 गढ़ा है। वो इतनी जल्दी से नहीं बन के आया। जो माइथोलॉजी हम पढ़ते ना, जो बहुत सारी हम धार्मिक हमारी कहानियाँ हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि एडम और ईव्स और इधर से भगवान जी ने टपका दिया, उधर से ऐसे हो गया, वो नहीं। साइंस बताती है कि मनुष्य का विकास धीरे 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 करोड़ों वर्षों में हुआ है। ठीक है, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। तो हर स्पीशीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ या कैसे वो नष्ट हुई। जैसे डायनासोर थे जब, तो वो डोमिनेंट थे, उनके सामने कोई भी प्राणी महत्वपूर्ण नहीं था। डायनासोर अपने समय के डोमिनेंट जीव थे और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। तो वो किस तरीके से विलुप्त हो गए, कैसे उनका विकास हुआ और कैसे वो विलुप्त हुए, ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन में स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब है विकास। अब ये नहीं डरना है कि आपको ये सब पढ़ना है, नहीं। आपके जो प्रश्न आते हैं बस वो इतने से ही आ जाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न बनेगा एंटेमोलॉजी, ऊपर दिया हुआ होगा इंसेक्ट की स्टडी है एंटेमोलॉजी। जेनेटिक्स पूछ लिया जाएगा, जीन को स्टडी किस में करेंगे? तो जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन। जीन क्या है ना? बहुत सारे लोग अभी जीन नहीं समझ रहे होंगे। व्हाट इज जीन? GENE, जीन। जीन इज अ हेरिडिटरी व्हीकल। जीन एक जाति, किसी जाति में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को आगे ले जाने वाले हैं। ठीक है, जीन कहाँ होते हैं? सेल में क्रोमोसोम्स पर होते हैं जीन। वेरियस जीन है, जीन की वजह से ही कैरेक्टर शो होते हैं, जीन की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जीन को स्टडी किस में किया जाता है? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जिसके फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के रूल दिए थे, नियम दिए थे। तो ये अभी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, वेरियस ब्रांचेस हैं, वो पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बट हमें उतना डीप नहीं पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए हमने इन ब्रांचेस को देख लिया। और जब हम पूरे सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस में कुछ कुछ चैप्टर हमारे हैं, जैसे जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुवांशिकी के पिता कौन हैं, या अनुवांशिकी के नियम किसने दिए थे, या ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो कहाँ के थे, या किस पौधे पर उन्होंने अपना काम किया था, प्रयोग किया था, या मटर के पौधे पर कौन कौन से नियम दिए हैं उन्होंने। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम वहां पर कर लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टडी ऑफ वर्म्स। कृमि मतलब जो छोटे कीड़े होते हैं, कृमि। अब कि देखो, जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये बात समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आती। ऐसे तो कृमि मतलब कीड़ा हो गया, और यहाँ मैंने एंटेमोलॉजी भी लिख दिया, वहाँ पे मैंने इंसेक्ट मतलब कीड़ा। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हमें समझ में आता है। कृमि का मतलब भी कीड़ा ही नॉर्मल है, इंसेक्ट भी हम कीड़ा बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब हम इंसेक्ट कहते हैं तो इंसेक्ट अलग हैं और कृमि जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्म्स, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, है ना, ये है कृमि। ठीक है, कौन कौन से कृमि पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स है। ठीक है, अर्थवर्म,
पेट में होने वाले वर्म जो है वो उसकी स्टडी वो बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हर्पेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियन है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब करिए, वो करिएगा, कट कर देते हैं, नीचे वाला पोर्शन को भी कट कर देते हैं। आप इतना देखिए कि जो हर्पेटोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी जो है वो रेप्टाइल्स की स्टडी को और एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक। क्लियर। अब जैसे पूछ लिया जाता है सांपों का अध्ययन किस में किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है, ठीक। क्लियर हो गया। तो ये आज आपको जो कुछ समझाया यहाँ पर, ठीक, ये एक तरह से इंट्रो था किसका, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का इंट्रो था। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि साइंस क्या है, तो साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी है। नेचर में क्या हो रहा है, नेचर में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, इसी नेचर में सब कुछ है। नियम हैं, बहुत सारे नियम भी यहाँ पर हैं। तो विज्ञान अगर एक तरह से देखा जाए तो नेचर की स्टडी है, लेकिन जब हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड इज फिजिक्स, ठीक। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ये आपको बताया, लिविंग बीइंग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम पदार्थ सब्सटेंस, और फिजिक्स में हम बहुत सारे नियम, नेचर में जो नियम हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस मैंने अभी आपको नहीं बताया, स्लाइड आ गई थी और सिलेबस नहीं बताया। मैंने आपको बायोलॉजी की ब्रांचेस बताई हैं, अभी सिलेबस नहीं बताया मैंने आपको। अगर सिलेबस की बात करें कि साइंस जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, मोटा मोटा देखते हैं यहाँ पे सिलेबस को, कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण जो चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी का, जो सिलेबस है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल का मतलब है कोशिका, सेल का मतलब क्या हुआ, कोशिका। बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल। दूसरा चैप्टर सेल डिवीज़न है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली ये चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है, बट मैं अपनी क्लास में इसके क्वेश्चन ज़रूर कराती हूँ। जब भी मैं कोई कोर्स कराती हूँ तो मैं इसके क्वेश्चन ज़रूर कराती हूँ, जो आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर टिश्यू आता है। टिश्यू का मतलब है ऊतक, ठीक है। तीसरा चैप्टर आता है ऊतक। चौथा चैप्टर आपका बनता है सिस्टम, आपके तंत्र बनते हैं। सिलेबस को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक क्लास, अगली क्लास जो होगी वो सिलेबस को एक्सप्लेन करने की ही होगी, ठीक है। सिस्टम मतलब तंत्र। अब तंत्र में हम सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब हम पढ़ते हैं। 5th चैप्टर पे जो मैं साइंस पढ़ाऊँगी, आपकी क्लासिफिकेशन एक चैप्टर आता है, एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसकी वजह से ही बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं बहुत सारे एग्जाम में आयोग के। अगर आप जेपीएससी दे रहे हैं तो आप यूपीएससी भी देंगे, आप यूपीपीसीएस भी देंगे, तो वहाँ के लिए ऐसा तो नहीं है कुछ पढ़ेंगे कुछ छोड़ेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आपने बहुत सारे पेपर में देखा होगा। एक प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, विच वन इज़ नॉट ट्रू फिश, ट्रू फिश नहीं है। तो वो आपका जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को पढ़ के ही समझ के ही पता चलता है, ठीक है। तो ये अभी पूरा यहाँ पर सिलेबस का मोटे मोटे पॉइंट लिखे, एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि सिलेबस को एक्सप्लेन करने की क्लास अलग होगी। और आपको जो 6 पोर्शन आपका 6 पार्ट है आपका चैप्टर का, वो है डिजीज। यहाँ पर डिजीज का मतलब हो गया रोग, ठीक है। 7th पे हम छुटपुट पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्लांट एनाटॉमी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, फिजियोलॉजी, है ना। ये कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट बताए, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये अभी सिलेबस मोटा मोटा बताया है। सिलेबस को पूरी तरीके से एक अच्छे से समझेंगे, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन भी देख लेंगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।